हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोग का हिंदी का टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का काव्य खंड के एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है कड़बक। ठीक है, कविता का नाम है कविता का नाम कड़बक है, ठीक है, और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ये कविता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कविता है, मोटिवेट करने वाला कविता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा कड़बक और इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी इसके लेखक हैं। ठीक है, ये रहे मलिक मोहम्मद जैसी, देखिए यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यही है मलिक मोहम्मद जैसी, और इन्होंने कड़बक को लिखा है। ठीक है, और एक कड़बक कविता है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कड़बक कौन सी विद्या है, तो एक काव्य खंड में जितना भी चैप्टर होगा ना, वो कविता ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। चलिए आइए, देखिए, सबसे पहले हम लोग रोज की तरह लेखक के बारे में पढ़ेंगे, लेखक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में। तो आइए लेखक के बारे में जानते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, देखिए, जैसी निर्गुण भक्तिधारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। देखिए, निर्गुण भक्तिधारा, इनकी 3 शाखाएं हैं। निर्गुण भक्तिधारा के 3 शाखा है, जिसमें प्रेम मार्गी शाखा के ये कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। निर्गुण भक्तिधारा के 3 शाखाएं होती है, तीनों में से एक जो प्रेम मार्गी शाखा है, उसका कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है, चलिए, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखिए, फिक्स नहीं है, अनुमान लगाया गया है कि 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मलिक मोहम्मद जैसी का, और वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। जायस, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जायस नामक स्थान के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। ठीक है, मलिक राजे अशरफ, ठीक है, बताया जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। ठीक है, चलिए, जैसी कुरूप व काने थे, कुरूप और काने थे। ठीक है, उन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई दे पड़ता था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी को बाएं कान से भी कम सुनाई पड़ता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, उन्हें बाएं कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। चलिए, उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, करनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख है। ठीक है, जैसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई थी। जैसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई थी। देखिए, ये भी अनुमान द्वारा बताया गया है। ठीक है, फिक्स ना है, 1548 के करीब मतलब उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं जिए मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, आ गए हम लोग चैप्टर में। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। देखिए, कितना अच्छा कविता है, मोटिवेट करने वाला कविता है। ठीक है, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी कैसे बता रहे हैं कि हम एक कान और एक आँख के होते हुए भी, ठीक है, उनका एगो आँख से दिखाई नहीं देता था, एगो कान से सुनाई नहीं देता था। ठीक है, बोले ना, काने थे, कुरूप थे, पहले ही आपको बताया। देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन
कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मोही जय कभी सुनी। देखिए एक नैन के मलिक मोहम्मद जैसी एक नैन के हैं और इतना ना गुणी है, ठीक है, कोई भी उन्हें सुनता है ना तो क्या हो जाता है, उन पे मोहित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कर्णवक, ये पद्मावत का अंश है। ठीक है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जैसी गुणी गुणगान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। बोले नहीं कि एक नैन और एक कान के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जैसी इतना गुणगान है इनमें कि उन्हें कोई भी सुनता है ना क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे देखिए। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। ठीक है, जग सूझा एक ही नैना, जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख अस नगतन महा। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया। ठीक है, ये पद्मावत का अंश है, आपको पता है ना, जिसमें कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी फिर भी चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। देखिए कह रहे हैं लेखक कि जैसे चंद्रमा में कलंक है, ठीक है, वैसे हम में भी, जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे मुझ में भी है, फिर भी ये मलिक मोहम्मद जैसी क्या कर रहे हैं, अपने काव्य को चंद्रमा की तरह अपने काव्य को पूरे संसार में फैला रहे हैं, काव्य की प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। चलिए, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, ठीक है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया में भली बाती को समझ लिया है। जिस प्रकार शुक्र अकेला नक्षत्रों के बीच क्या है, उदित है, प्रकाशित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली बाती क्या कर लिया है, समझ लिया है। एक ही आंख से, देख लीजिए, एक आंख है उनका। चलिए आगे देखिए। जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। देखिए, जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी मजरी ना बोलते हैं, आम में आता है ना मोजर हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक है, तो जब तक डाब नहीं होता है पेड़ में, आम के पेड़ में जब तक डाब नहीं होता है, मंजरी नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। क्या सुगंध आता है, देखते हैं ना, जब आम के दिन आता है, जब आम पेड़ पे फल लगता है तो उससे पहले मोजर लगता है, उसी को ना इसमें कभी डाब लिख दिए, डाब। ठीक है, डाब का अर्थ भी होता है मोजर, देखिए बॉक्स में लिखा है मंजरी। ठीक है, तो जब तक ये डाब नहीं आता है पेड़ में, तब तक उसका सुगंध हम लोग को पता चलता है, नहीं चलता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि जब तक आम के पेड़ में नुकीली डाब नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं होती। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। ठीक है, ये पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसलिए वो असुझ और अपार है। समुद्र का पानी खारा है इसलिए वो असुझ और अपार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाकंचन नगरी आग आकाशा। भाकंचन नगरी आग आकाशा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, जब तक
सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। सोने का लंका आप लोग देखे हैं ना, सोने का लंका वहाँ पे सुमेरु पर्वत था, ठीक है, उसको शंकर जी ने त्रिशूल से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और वो क्या हो गया, सोने का लंका हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पारा, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया आप लोग समझते हैं ना, जिसमें सोना को गलाया जाता है, सोना को देखिए यहाँ पे लिखा भी है सोना गलाने वाला पात्र। तो देखिए कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोना गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। जब तक उसको गलाया नहीं जाता तब तक वो सोना नहीं होता। कच्ची धातु आता है, आप लोग सुने होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अयस्क, ठीक है, उससे हम लोग धातुओं का करते हैं, निकालते हैं। तो कह रहे हैं लेखक कि जब तक सोना गलाने वाले पात्र में सोना को, उस धातु को नहीं गलाया जाता है तब तक सोना प्राप्त नहीं होता है, सोना नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक नैन जस दर्पण तेहि निर्मल भाऊ, एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गहि मुख जो भी कई चाऊ। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। देखिए बोल रहे हैं कवि कि एक नयन के होते हुए भी वो कैसे हैं, दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। दर्पण देखते हैं ना, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं तो कितना स्वच्छ दिखता है, कितना साफ दिखता है, उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी भी एक नयन के होते हुए भी इतना स्वच्छ और निर्मल भाव वाले हैं। और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनकी चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। कह रहे हैं कि इसी गुण के कारण, उनके मलिक मोहम्मद जैसी के इसी गुण के कारण बड़े बड़े रूपवान लोग उनकी चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी देखिए कितना बढ़िया है, बता रहे हैं कि एक नयन के होते हुए भी, देखिए एक नयन के होते हुए भी अपनी ये काव्य को प्रकाशित कर रहे हैं, पूरे दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए आप लोग, ये एक नयन के होते हुए भी इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं? आप लोगों के पास तो 2 आँख है ना, 2 आँख है, तो क्या इनसे हम लोग कम है? ना है कम, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक आँख और एक कान से इन्हें सुनाई भी नहीं देता था, तब इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और इतना स्वच्छ हैं और अपनी काव्य के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लोग के पास तो 2 आँख है, ठीक है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी करना है, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, उस पर हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा 95 34 46 88 90, ठीक है। आप लोग इस पे मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आप लोग के पास चला जाएगा। मैसेज करके बोलना है सर सेंड मी पीडीएफ, सेंड मी पीडीएफ, और सब्जेक्ट भी डाल देना है, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी लिख देना है, ठीक है। हम भेज देंगे आप लोगों के पास पीडीएफ, जितना वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।